अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के जो लेटेस्ट इंडिकेटर्स हैं उससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो ट्रेंड पिछले 2-3 सालों से जारी है पाकिस्तान के अंदर उसमें कोई कमी नहीं आई और ये बहुत ही एक अफसोसनाक पहलू है। 10.9% मई ओवर मई पिछले साल मई से इस मई का अगर मुआवजा करें तो 10.9% महंगाई में इजाफा हुआ है। लेकिन इसी महंगाई के अंदर अगर कंपोनेंट्स में चले जाएं तो जो फूड इन्फ्लेशन वाला हिस्सा है, जो एक गरीब आदमी है जो 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये महीने का कमाता है, उसकी आमदन का बड़ा हिस्सा आटे दाल जिससे वो बच्चों को 2 वक्त रोटी खिला सके उसी पे सर्फ होता है। उसके बाद दूसरा कोई भी अखराजात अगर उसको इजाज़त देंगे तो वो करता है, नहीं तो रोटी बड़ी मुश्किल से इन लोगों की पूरी होती है। उसमें इजाफे की शरह 15% के करीब है। ये वरीसम है पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पॉपुलेशन के पास पिछले 2-3 सालों में जो ज़राए आमदन है उसमें कमी आई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन की हैं, तो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। महंगाई में इजाफे का सबब आमदन में जब इजाफा ना हो और महंगाई सिर्फ बढ़ती जाए तो उनकी ज़िंदगी का वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पहले जितनी बरकरार रखना वो मुमकिन रहता ही नहीं है। और अगर वो मज़दूर तबका, दिहाड़ीदार तबका जिसको महीने में 10 दिन काम मिलेगा या 20 दिन मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा, उसकी अगर फूड आइटम्स की आटे, चीनी की, दाल की कीमतों में हम 15-20% इजाफा कर दें एक महीने, तो वो ज़िंदा कैसे रहेगा? अगर इसका किसी के पास जवाब है तो वो जवाब दे। ये एक प्रॉब्लम सिचुएशन है जिसके अंदर मिसमैनेजमेंट का बहुत बड़ा दखल है, बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सप्लाई शॉक से जुड़ी होती हैं। सप्लाई शॉर्टेजेस आती हैं, आपकी वीट क्रॉप अच्छी है लेकिन वीट की कीमत नीचे नहीं आ रही। आपकी शुगर केन थी लेकिन चीनी की कीमत नीचे नहीं आई है। पल्सेस आप इंपोर्ट करते हैं, डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, तो समहाउ आपको कोई ऐसे तरीकाकार, कोई मैकेनिज़्म के ऊपर काम करना चाहिए कि सप्लाईज बीफ अप करके उनकी प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट के अंदर बरकरार रख सकें। लेकिन आप इन बुनियादी इश्यूज़ के ऊपर हुकूमतों को, सूबाई भी और मरकज़ी को भी मुकम्मल नाकाम होते देखते हैं। तो फिर हम कहें कि लोगों का म्यार ज़िंदगी तो बहुत अच्छा हो गया, तो इससे बड़ी झूठ की बात हो ही नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर ने एक आज क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि इकनॉमिक सिचुएशन हमारी बहुत बेहतर हो रही है और ये अपोजिशन के लिए लम्हा फ़िक्री है और उनको खौफ पैदा हो गया है कि हम कामयाब हो रहे हैं तो ये भी आइंदा साल तो इससे भी अच्छी ग्रोथ होगी, तो अगली हुकूमत भी हमारी आएगी इस 5 साल के बाद, नेक्स्ट 5 ईयर्स भी हमारे ही होंगे। ज़रा सुनाइएगा प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। खुशखबरी ये है कि एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल रहा है। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। वो कभी कहते हैं हम आज गवर्नमेंट गिरा देंगे, 3 महीने कभी देते हैं गवर्नमेंट को, कभी 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% यानी 4% पे जब ऊपर जाना फिगर जब पब्लिक हुए, तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है। ये भी 5 साल में तो इंशाल्लाह और अभी अगले साल ये और रफ्तार बढ़ेगी इसकी, और जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। अब 4% ग्रोथ मुमकिन है क्योंकि पिछले साल बहुत लो बेस है। पहला साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2% और पिछले साल -5% है, -0.5%। लेकिन आम जो अदादोशुमार डॉक्टर हफीज़ पाशा और दूसरे इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं वो 1.5 से 2% माइनस है लास्ट ईयर, जो अभी अनाउंस नहीं हुई है। अगले साल ये अनाउंस करेंगे तब तक हम ये नंबर भूल चुके होंगे। तो इतनी लो बेस से इजाफा 4% बिल्कुल मुमकिन है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर कोई मज़ाइका है कि हम इस नंबर को मान लें। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स, कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने क्लेम की हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में बहुत इजाफा दिखाया है, तो उसके ऊपर लोगों को तशवीश होती है कि इनके पास एस्टिमेशन है नहीं है, सिर्फ अंदाजे से ये नंबर डाला जाता है, इसके ऊपर कोई सर्वे नहीं होता, बगैर सर्वे के ये नंबर डाला जाता है। तो बहरहाल 4% मान लें, लेकिन महंगाई की शरह ये हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना हो तो क्या कहें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत का जो आखिरी साल था उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद थी कि ये इम्पोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान को ले गए। 5.3% ग्रोथ है, तो इसमें इम्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा हुई, उसी से इनको टैक्स रेवेन्यू भी मिला, उसी से ये GDP की ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि पिछले 3-4 माह में जो हमें बेहतरी का इंडिकेशन थोड़ी बहुत मिल रही है इकॉनमी के अंदर, वो सिर्फ इंपोर्ट की वजह से ही मिल रही है। ये दोबारा इंपोर्ट की वजह से ये नंबर पॉजिटिव हो रहा है और एक रिमिटेंसेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड रिकवरी की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक गरीब आदमी को, उसको ये शॉक से आप बचाएंगे नहीं,
तब तक कोई भी बेहतरी जो है उसको आप बेहतरी कहने की पोजीशन में है नहीं है। तो आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं इस्लामाबाद से पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे और अताउल्लाह तारुर PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुशामदीद कहता हूँ। पलवशा आपसे आगाज़ करूँगा। नंबर ग्रोथ का ठीक होगा, उसमें मुझे शक नहीं है, लेकिन ये महंगाई के नंबर है और प्राइम मिनिस्टर दावा कर रहे हैं कि अपोजिशन तो तितर बितर होने वाली है क्योंकि हम तो अब मुश्किलात से बाहर आ गए। आप क्या कहती हैं इसके ऊपर? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। बात यह है कि ये जो ग्रोथ के रेट्स हैं, आप खैर कह रही हैं, तो आपकी क्योंकि इकॉनमी पे इतनी मजबूत गिरफ्त है कि मैं उसको तो डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा हफीज़ पाशा साहब और दीगर कुछ कैसर बंगाली साहब और बहुत से और इकोनॉमिस्ट इशराक हसन साहब ने इस पर अपनी रिजर्वेशंस दी हैं, लेकिन बात यह है कि अगर ये मामला ठीक हैं तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 38% घराने पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो पहले से अपने आप को बदतर तस्वर करते हैं। ये भी हुकूमती स्टेटिस्टिक्स हैं। इस माह भी रमज़ान से पहले से डबल डिजिट इन्फ्लेशन चल रही है, जो इस माह में भी डबल डिजिट है। और जैसे आपने कहा फूड इन्फ्लेशन, जो कि सबसे मेरे ख्याल में एक आम आदमी के लिए ख़तरनाक होती है, गंदम, सब्ज़ियाँ, फल, दूध, हर चीज़ जो है वो इस वक्त आम आदमी की पहुंच से बाहर है। और सबसे ख़तरनाक एस्पेक्ट मैं समझती हूँ कि अभी आपने दिखाई तकरीर वज़ीर आज़म साहब की, ऐसा लग रहा था कि वज़ीर आज़म साहब इस बात में यकीन कर रहे हैं कि हालात वाकई बेहतर हो गए। उनको इस तरीके से ब्रीफिंग दी गई है और फिगर्स को इस तरीके से घुमाया गया है कि वो एक्चुअली बिलीव करें कि इम्पोर्ट्स बढ़ गई या रेमिटेंसेस आई तो आम आदमी के हालात बेहतर हो गए हैं। लेकिन जो हमें नज़र आता है वो इसके ख़िलाफ़ है। ख़ुद इनके ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने जो एक खैर ये आपने नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे इस पे भी पूछ लेती हूँ कि जो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के फिगर्स लिए थे वो भी पुराने लिए थे, लिहाजा बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक पहलू है कि जो भी वज़ीर आज़म के आसपास हैं उन्होंने उनको इस बात पे पक्का यकीन दिला दिया है और वो इस बात पर बिल्कुल कन्विंस नज़र आ रहे हैं कि नीचे जो है वो दूध और शहद की नहरें पाकिस्तान में आम आवाम में बह रही। हालांकि हालात ये हैं कि इस गर्मियों में जो पाकिस्तान का आम आदमी है वो पंखा भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। जो बिजली के रेट हैं, जो गैस के रेट हैं, जो खाने पीने की अशिया के रेट हैं, और इन हालात में आप अच्छा एक और आपको मैं इंडिकेटर बता दूं। कल ही खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा बड़े अफसोसनाक मनाजिर थे, असातिज़ा को डंडे पड़े। आपने देखा असातिज़ा को डंडे पड़े और इस बेदर्दी से पड़े कि मैं एक क्लिप देख रही थी जहाँ एक उस्ताद थे जो PhD थे और कोई चिल्ला रहा था खुदा का वास्ता इनको ना मारो, ये PhD हैं। उनको भी पुलिस इस तरीके से मारी थी जैसे जानवरों को नहीं मारा जाता। उससे एक दिन पहले तालिब इल्मों को यहाँ डंडे पड़े। लिहाजा वो क्या मांग रहे थे? वो अपनी तनख्वाहों में इजाफा मांग रहे थे, कट्स लगे हुए थे। तो लिहाजा ये हालात जो वजीर आजम को बताए जा रहे हैं और जिस पर वो बिल्कुल कन्विंस्ड नजर आ रहे हैं, और आम आदमी के हालात में जिस कदर फर्क है वो इतना ही है जितना जमीन और आसमान में, और ये बड़ी खतरनाक। तारर साहब से भी पूछते हैं। तारर साहब, अभी पलवशा ने एक सर्वे का हवाला दिया, वो पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड, वो भी हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जारी करता है। तो एक तरफ तो महंगाई में बहुत इजाफा है, और तारर साहब के पास जाएं या अली साहब के पास जाते हैं? अली साहब के पास जाएं जी। अली साहब, एक तरफ तो ये महंगाई में इजाफा है और दूसरी तरफ हमारे पास वो सर्वे है जो ये जाहिर करता है कि तकरीबन 38% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनकी इकनॉमिक सिचुएशन पहले से ख़राब हुई है। तो बेहतरी हम लोगों को बता रहे हैं कि अपटिक है, बेहतरी की जानब खुल रही है इकॉनमी, अल्लाह करेगा कि आइंदा सालों में बेहतरी हो जाएगी, लेकिन अभी उनको तसल्ली देने के लिए कुछ चीज़ है नहीं है हमारे पास। शुक्रिया मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ ये है कि एक तो जो इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ मुल्क चल पड़ा है, GDP ग्रोथ जो बड़ी है। अब हम तीनों में से जो इधर आपके गेस्ट बैठे हैं, कोई भी इकोनॉमिस्ट तो नहीं है, हम तो पॉलिटिशियंस हैं। मेरी और तारड़ साहब की बैकग्राउंड लॉ की है
और मैडम जो हैं वो भी लॉ से इनका बैकग्राउंड रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत एज अ पार्लियामेंटेरियन हम अब सबको समझ बूझ है। देखें, आपकी इकनॉमिक ग्रोथ जो है ये आम हालात की भी नहीं है। आपने एग्जांपल दी है मियाँ साहब के दौर की कि इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ आपने कहा थी 5 तक पहुंची, लेकिन उसको ये भी देखें कि पीछे कोई बड़ा क्राइसिस भी नहीं था, और वो ग्रोथ फिर मेंटेन इसलिए नहीं हो सकी कि आपके सी पैक प्रोजेक्ट्स थे, रोड्स वगैरह थे, जैसे ही वो कंप्लीशन की तरफ गए वो आपका नीचे चला गया। ऐसे हालात में एंड आई होप कि आप जैसे इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, जो किसी की साइड नहीं लेते, अच्छा को अच्छा या बुरा को बुरा कहने की वो हिम्मत रखते हैं, तो ये ज़रूर आप अप्रिशिएट करेंगे और इस पर कंपैरेटिव एनालिसिस रख लें कि हमारे पड़ोस में हमारा हमसाया मुल्क, हमारा अज़ली जो एक हरीफ है या जो दुश्मन है, जिसकी सबसे बड़ी इकॉनमी है डेवलपिंग वर्ल्ड की, हिंदुस्तान, और फिर सुपर पावर जो अपने आप को कहता है अमेरिका, और फिर जो एक डेवलप्ड कंट्री है यूके जो एक मजबूत तर मईशत है, फिर यूरोप की बहुत मजबूत माशी इंजन जर्मनी, और एशिया की साइड पे एक मजबूत माशी जिसको आप एक आगे बढ़ने वाला मुल्क जापान कह सकते हैं। इन सब की जीडीपी ग्रोथ कोविड और पोस्ट कोविड नेगेटिव में गई है। पाकिस्तान की अल्लाह ताला ने करम किया है, ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि रिकॉर्ड पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कुछ स्टेप्स हुकूमत ने ऐसे लिए ना कि वो पॉजिटिव की तरफ गया है। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है, और महंगाई में मैं इस बात को आपकी मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी कमी नहीं आई है, लेकिन हालिया अगर आप देखें तो अभी इस हफ्ते की रिपोर्ट है कि 0.1% वो नीचे की तरफ गया है, पर वीक के हिसाब से नीचे जा रहा है। होपफुली ये बेहतर होगा। और जो इमरान खान साहब ने बात की है आज वज़ीर आज़म साहब ने कि जेन्युइनली हम लोग ये फील करते हैं कि अपोजिशन को अब ये फ़िक्र पड़ गई है कि ये तो जिस चीज़ पे ये समझते थे कि हम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे इकोनॉमी में, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ GDP 4 को टच कर रही है, जो शायद उससे भी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी पोस्ट बजट। और 3-4 फिगर्स और कि जो आपकी सीमेंट ग्रोथ हुई है, सीमेंट ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी कम से कम 2 दर्जन इंडस्ट्री चल पड़ी है कंस्ट्रक्शन की, एक्सपोर्ट आपकी बड़ी है और रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आए हैं। इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि सफ़र बेहतरी की तरफ है, स्लो हो सकता है लेकिन बैकवर्ड नहीं है, नीचे का ट्रेंड नहीं है। अल्लाह ताला का करम है, पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं बेहतरी की तरफ। तारड़ साहब से भी पूछते हैं, तारड़ साहब आप क्या राय देते हैं इसके ऊपर? आज वज़ीर आज़म साहब की तकरीर ने मुझे उस फ्रांसीसी मलका की याद दिला दी कि जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कहा था कि अगर लोगों के पास ब्रेड नहीं है तो लोग केक क्यों नहीं खाते, अगर ब्रेड ख़त्म हो गई तो केक खा लिया करें। तो ये जो GDP ग्रोथ का ढंडोरा आज पीटा जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उस फ्रांसीसी मलका ने उस दौरान कहा था, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस अंग्रेज़ी में कहते हैं मलिक साहब, और पंजाबी जो कहते ने अकल नहीं थे मौजा ही मौजा। आपके पास अगर फहमो फरासत ना हो तो आपको फ़िक्र भी कम लाहक होता है, क्योंकि जो साहिब शऊर साहिब अकल लोग होते हैं वो बड़ा महवे अपने जहन को एक महव रखते हैं सोचों के अंदर और बेहतरी की गुंजाइश के अंदर। वो ढोल बजा के नाचने नहीं निकल आते कि अगर उनको कोई कह दे कि ग्रोथ इतनी हो गई है। मैंने बड़े सब्र तहम्मुल से बातें सुनी, तो बात यह है कि आज मेरे मुल्क के किसान का, आज मेरे मुल्क के मज़दूर का, आज मेरे मुल्क के एक तनख्वाहदार का, आज मेरे एक मुल्क के ईमानदार सिविल जज या सेशन जज का, आज मेरे मुल्क के एक ईमानदार डिप्टी कमिश्नर का गुजारा तनख्वाह के अंदर होता है, हाँ या ना? हम जब ग्रोथ छोड़ के गए थे 5.3% पे, प्रोजेक्टेड थी 6.4 पे, महंगाई थी 4% मलिक साहब, 4%। और जो आज खुशियाँ मनाई जा रही हैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो लिस्ट पब्लिक करें कि जब आपने पॉलिसी रेट को 13% रखा, 13% सूद की शरह रखी, लोगों ने बैंकों में बाहर के मुल्कों से पैसे ला के रखवाए, उस पर मुनाफा कमाया और फिर पैसे को बाहर ले गए और वहाँ पे ज़ीरो टैक्स पे उसको इन्वेस्ट किया। वो कौन लोग थे जो मेरे मुल्क का पैसा बाहर ले गए, उसकी लिस्ट शाया की जाए। और ये जो सीमेंट सेक्टर और डेवलपिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर की बड़ी मछलियों को नवाजा गया है, अपने ज़ाती दोस्तों को नवाजा गया है, मैं किसको रहूं, किसको पीटूं? मेरे अपने शहर में इधर वॉल्टन एयरपोर्ट है, इसकी ज़मीनें वज़ीर आज़म के दोस्तों को दी जा रही हैं।
वो जो दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा था आज पाया तकमील को सर पहुंचा है। रुकिए जरा, रुकिए इसी रुकिए पाकिस्तान रुकिए। में जुल्फी आप बुखारी कह रहे जैसा हैं आदमी वॉल्टन एयरपोर्ट की जो जमीनें मरकजी वज़ीर मुल्ज़िम है आज़म के रिंग रोड दोस्तों को स्कैंडल दी में। जा रही हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास कुछ तफसील, कुछ सबूत होना चाहिए। आप किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं और क्या सबूत है आपके पास? जी मैं हमेशा की तरह मलिक साहब मैंने कभी आपको मायूस नहीं किया। वो रिंग रोड हो, मैं हमेशा दस्तावेज़ात की बुनियाद पे बात करता हूँ। प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इसी लाहौर के समा के स्टूडियो से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ज़मीनें नीलाम की जा रही हैं। बाकायदा उसको प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बंदर बांट की जा रही है। वहाँ एक फ्लाइंग क्लब किसको दिया है, गया? वॉल्टन एयरपोर्ट एक हिस्टोरिक यहाँ की जगह है, उसकी नीलामी क्यों की जा रही है? हर चीज़ को क्यों बेच देते हैं? मैं उसके आपको सर सबूत किस भी दोस्त फराहम को दी करूंगा। जा रही है? आपने कहा वज़ीर मेरा आज़म point के मलिक दोस्त को साहब ये नवाजा है जा रहा है। किस दोस्त को नवाजा कि जा ये रहा है? जो मैं इसके अंदर वज़ीर आज़म के बहुत करीबी लोग जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर से है वो इन्वॉल्व हैं। और देखें कौन? जिस पाकिस्तान की इन्होंने बात की थी उसमें एक तरफ शहबाज शरीफ, मैं अर्ज़ करता हूँ, एक तरफ शहबाज शरीफ जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत बाहर जा रहे थे रोक लिया, दूसरी तरफ रिंग रोड का मरकजी मुल्जिम जिस पे अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है वो प्राइवेट जेट पे वीकेंड पे दुबई चला जाता है। कोई FIA, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसको नहीं पूछती कि भाई तुमने अभी करप्शन की वजह से इस्तीफा दिया है, तुम मरकजी मुल्जिम वो वापस आ जाएगा जुल्फी। कहाँ जा रहे हो? तारड़ साहब जुल्फी वापस और आ ये जाएगा। जुल्फी का नाम मैं ECL बता पे दूं, नहीं था जो इसलिए वो जा आपके- सकता है, वापस आ जाएगा। आपके लेकिन आपने जो इल्जाम लगाया है वॉल्टन एयरपोर्ट नहीं, का नहीं, वज़ीर नहीं, आज़म नहीं, के मलिक दोस्त साहब, को नहीं, रियल बात ये एस्टेट नहीं है ना, सेक्टर के बात किसी मयार बड़े की आदमी है। को दी जा रही है, वो कौन है? मैं- आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तो मुझे नाम तफसीलात बताइए आपको कौन है और देता हूं, क्यों मैं दी अभी जा रही है? डॉक्यूमेंट्स आपको फराहम करता हूँ। मैं आपको अभी सारे डॉक्यूमेंट फराहम करता हूँ। मेरी अगर मुझे मुकम्मल करने दें। ये कोई बात नहीं है कि जुल्फी वापस आ जाएगा। तो शहबाज शरीफ किधर जा रहे थे? असासों के केस में पहले नाम डला ECL में, हाई कोर्ट ने निकाला, ब्लैक लिस्ट में नाम डाला, निकला, PNIL में नाम डाला, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद रोका गया। ये कौन सा कानून है इस मुल्क के अंदर कि जुल्फी बुखारी चला जाए तो वो कहे मैं वापस आ जाऊंगा? और मुझे बताएं मलिक साहब, एक सवाल का जवाब दे दें आप। आज मैं और आप दुबई जा सकते हैं, वीज़े बंद है मेरी इत्तला के मुताबिक, आम पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद हैं। आप, मैं, पलवशा दुबई नहीं जा सकते। वो कैसे दुबई चला गया? मुझे बताएं, इस बात का जवाब दें। उसको किसने वीज़ा जारी किया? पलवशा से पूछ लेता हूँ और ये क्योंकि बड़े कौन लोग से हैं, असूल आप हैं? बड़े लोगों को वो पता होगा। मिनिस्टर है, वो पलवशा- अपनी ताकत, अपनी लाठी के जोर पे। पलवशा से जवाब तो पूछ ले। जवाब नहीं मलिक साहब, ये मेरे ख्याल में भागेगा आदादो नहीं शुमार वापस एक आएगा। बात वो मैं क्या करता होगा, चलूं क्या भागेगा या आपको। नहीं भागेगा अलग दिसंबर बात में है। आपको याद है, लेकिन आखिरी बात जी, सुन लें। बताइए। इन्होंने ग्रोथ कहा जी, जी। 3.3 है दिसंबर में, वो 1.9 निकली थी बात में, आपको याद होगा। हफीज पाशा साहब ने आप अब ही वो के शो पे 2.1 कहा कर दिया, उन्होंने कि ये रिवाइज कर दिया 1.9 नंबर। है और गवर्नमेंट ने माना कि ये 3.3 नहीं थी। चले कर दें 2.1, 3.3 को उन्होंने 2.1 कर दिया है। पिछले साल की जो 0.38 थी उसको 0.47 नेगेटिव कर दिया है, जिसके ऊपर हमारा ख्याल ये है कि वो -1.5 से 2% है। इस साल की 4% हो सकती है, अभी उसके ऊपर मुझे शक नहीं है क्योंकि बहुत लो बेस से हम ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आप वॉल्टन का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के मुझे सबूत नहीं दे रहे, ना नाम बता रहे हैं। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, छोटा इल्ज़ाम नहीं है। वज़ीर आज़म पे ऐसे इल्ज़ाम ऑन एयर लगाना नहीं चाहिए। लगाया है तो उसके ऊपर सबूत भी दीजिए। मैं पूरे सबूत दूंगा इसके। चले पलवशा, देखिए जी, मैं आपको बात भी ये नहीं डॉक्यूमेंट है फराहम कि करता वो हूं, कोई ऐसा इशू नहीं। आप निकालिए डॉक्यूमेंट, तब तक मैं पलवशा से पूछ लूँ क्योंकि पलवशा भी अभी मुझे किसी मंसूबे का पूछ रही थी। सबूत मेरे पास नहीं है उसका। मैं तो एक स्टोरी का आपसे पूछ रही थी कि ये नई स्टोरी आई है कि इस्लामाबाद के 2 सेक्टर्स में रिंग रोड वो वाला कौन- काम हो गया वो है। पता नहीं कौन सा सेक्टर है। आप ये पता करा लेते हैं। लेकिन बहरहाल बात ये नहीं है कि जुल्फी बुखारी गए हैं और वापस आएंगे या नहीं आएंगे। बात यह है कि असूली तौर पर एक आदमी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बाकी तमाम जो इस मुल्क के जो कहते हैं ना कि कमतर शहरी हैं, जरदारी साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, जो ECL पे नहीं है उनको भी निकलने नहीं दिया जाता और जो हर अपनी पेशी पर जो है मौजूद होते हैं, कई साल से यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी ECL पर हैं। अब आप अगर किसी एक इतने बड़े स्कैंडल के मरकज़ी मुल्ज़िम को आपने जो पोर्ट्रे किया कि वो जी इसलिए अलग हो गए हैं कि वो
अपनी इन्वेस्टिगेशन की राह में रुकावट नहीं बनना चाह रहा है, उनका ओहदा जो है वो उस राह में रुकावट ना बने। बात यह है कि फिर वो आखिर बाहर गए हैं, किसी से कह कर गए होंगे, किसी से पूछ कर गए होंगे, और क्या असूली तौर पर इस वक्त उनका बाहर जाना, हमारे पास तो कोई गारंटी नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उनका बाहर इस तरीके से निकल जाना चुप करके बगैर कुछ कहे सुने, और उस इन्वेस्टिगेशन का ECL पे नहीं हो तो फिर तो लीगली उसका हक है। शहबाज शरीफ का नाम भी तो ECL पे नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमने एक वो लिस्ट में डाल दिया हुआ था, तो फिर इनकी सवाबदीद है ना, किसी का भी नाम डाल सकते। ECL पे नहीं था उस वक्त, ECL से किसी का नाम भी ECL पे डालना इनकी सवाबदीद है। अगर जुल्फी बुखारी है कितने बड़े स्कैंडल में, अभी मैं ये नहीं कहती क्योंकि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, हो सकता है उसमें और को बहुत पर्दा नशीन निकल आए, 10-11 स्कीम्स हैं और उसमें अरबों रुपया लोगों ने कमाया। प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत है कि उनको सजा दे दें तो बड़ी बात होगी। देखिए लोगों की जेब से तो पैसे निकले हैं ना, लोगों से तो अरबों रुपया लूटा गया। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी रिंग रोड के नाम के ऊपर जिंदगी सारी कमाई ले लिया गई ना। तो आप बताइए कि फिर जब आप क्लेम भी करें मॉरल हाई ग्राउंड के ये हमने इसलिए इस्तीफा दिलाया, जिस तरीके से नदीम बाबर पे क्लेम किया गया था कि इसलिए हमने उनसे इस्तीफा दिलाया कि वो उसमें अद्वियात, शुगर, आटा, फिर बताइए उसमें से कुछ निकला, कोई पैसा वापस आया? अब ये हमने देखा कि वो रात को अगर वो जा भी रहे थे तो वो कोई स्टेटमेंट दे के जा सकते थे, मैं इतने दिनों के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। प्रोड्यूसर साहब जुल्फी को मिलवाइए, बीपर मिलवाइए, जुल्फी से उसका रद्द अमल है तो मेरे ख्याल में वापस आएगा, भागेगा नहीं, अल्लाह करे आ जाए। मैं तो किसी पर इस वक्त इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन मुझे ये हमें ये पता नहीं कौन से डार्क हॉर्सेस निकल आएंगे रिंग रोड के आसपास, लेकिन अल्लाह करे रिंग रोड खतरनाक मंसूबा है। मुझे और आपको भी रिंग रोड जैसे मंसूबों के जमीन नसीब करे खुदा। नहीं जमीन नसीब करके क्या करनी है, बस लोग लूटे गए हैं जो अल्लाह ताला उनसे इंसाफ करे, उनका भला हो जाए। जिनकी कमाई लूटी गई है, इतनी जमीनों की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, मर गए तो आखिर में ये जमीनें साथ नहीं जानी, हमारे इंसाफ ही रहना चाहिए। लेकिन यह है क्योंकि रियासत मदीना के दावेदार हैं, इसलिए रियासत मदीना में जिस शख्स के ऊपर इतना इल्ज़ाम हो उसको इस तरीके से अली से पूछते हैं में निकलना मुनासिब। अली, ये जो स्कैंडलस इश्यूज हैं ये आपकी हुकूमत ये तो करती है कि बंदा फायर कर देती है, लेकिन उस चीज़ को बाद में मंतकी इंजाम तक अभी तक LNG वाला पेट्रोल वाला क्राइसिस जो है उसके ऊपर भी नहीं पहुँचा, अद्वियात वाला इशू वो नहीं पहुँचा, जो आटा शुगर का क्राइसिस है दरमियान में पिंग पोंग चल रही है वो कहीं नहीं पहुँचा, और अब ये रिंग रोड एक और आ पड़ा है। वॉल्टन के ऊपर वो अभी सबूत देंगे तो मैं पूछता हूँ, लेकिन ये देयर आर सो मैनी इश्यूज जिसके ऊपर आपको कंक्लूड करना चाहिए अपने दौरे हुकूमत में। हाँ जी मलिक साहब, मैंने काफ़ी अपना गौर से बातें सुनी हैं। तारड़ साहब की भी जो बिल्कुल एक वकील के तौर पे बात करें शरीफ फैमिली की, और जाहिर है कि ये एक जुडिशल फोरम नहीं है, आपका एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। मैं इनकी सीरियसनेस इस बात से जांचूंगा कि हमने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जब एक चीज़ आई पानामा की, तो हम सिर्फ टॉक शोज़ में आके चीखते चलाते नहीं थे, रोज़ी हलाल नहीं करते थे, हम बाकायदा अदालत जाते थे सबूतों के साथ, और हम अदालत गए। दैट शोड अवर सीरियसनेस। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि तारड़ साहब अगर वाकई सीरियस हैं, क्योंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कल सुबह सवेरे नाश्ते के बाद जो है ये गरम पराठा खाने के बाद आराम से अपने साथ अपने दोस्त वकला को लेके जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट में ज़रूर वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ पिटिशन बमाए सबूत जमा करेंगे। ये मत बोलें सर उसका वो जवाब तो खुद देंगे अली, लेकिन एक जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मुझे दिया है, सर मैंने आपकी बात गौर से सुनी है, प्लीज़ मैं किसी का ज़ाती मुलाजिम नहीं हूँ, मैं बात उसूल पे करता हूँ, अवामी नुमाइंदा हूँ, अवाम की बात करता हूँ। प्लीज़ अपनी बारी में बात करें, आपकी बारी जो इन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है, आपका टाइम हुकूमत का वैसे उस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो वॉल्टन एयरपोर्ट की ज़मीन है उसको अबू धाबी ग्रुप्स, नहीं सर, आप अपनी बारी में बात करें, कल अदालत जाएं और सबूत दें, और इधर प्रोग्राम को खराब मत करें। वॉल्टन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उसके हवाले करने का ये कोई इल्जाम आयद कर रहे हैं। 10/10 हैं आपकी, मरियम साहिबा के पास 10/10 हैं आपकी, शहबाज साहब का मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी दूसरा जो अभी जुल्फी बुखारी साहब की बात होती है, मेरा तो सवाल सुन ले भाई। सर अपनी बारी में सर चीखें चलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो सर ये चीखने चलाने का प्रोग्राम नहीं है ना, वो प्रोग्राम और है, ये काफी संजीदा प्रोग्राम। कौन सी बारी है, एंकर की बारी नहीं होती, आपको गलत बताया किसी ने। अली मेरा सवाल तो सुन ले, आपके नसीब में, साहब को जवाब न दे, मेरा सवाल सुन ले। चीखने चलाने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स।
टेक इट इजी, रिलैक्स, पूरी बात सुनते अली मेरा तो सवाल सुन ले यार, आप तारड़ को जवाब दिए जा रहे, मेरा सवाल सुन ले। बिल्कुल रिलैक्स हूं, बिल्कुल रिलैक्स हूं। आप कहते हैं मैंने काला मलिक साहब, जरा आपने जुल्फी बुखारी साहब की बात की है तो जरा वो भी सुन लेना। सवाल आपने उठाया, या तो जुल्फी साहब को मिला के उनसे ले लें या फिर मेरे से उनका जवाब ले लें, क्योंकि मेरी पार्टी के वो रुकन हैं। जुल्फी को हम कोशिश कर रहे हैं बीपर मिलाने की, काबीना में जुल्फी को हम बीपर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जवाब देना चाहे तो दे दें, फिर मेरे से जवाब ले लें, फिर सवाल जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने एक रिपोर्ट मुझे पब्लिश भेजी है। नहीं सर, आपने सवाल उठाया है, जवाब लेते जाएं। सवाल सुने फिर उसका जवाब दें ना करें ना अली। जो इन्होंने रिपोर्ट भेजी है, सवाल एक आ चुका है, उसका जवाब लिए बगैर आप अगला सवाल कर नहीं सकते। आपने कहा कि जुल्फी बुखारी साहब चले गए, तारड़ साहब ने भी ये अपनी बोले जाएंगे तो फिर आगे हम कल चल नहीं सकते। पहले वॉल्टन की बात हुई, फर्स्ट यू हैव टू आंसर द वॉल्टन, फिर मैं आगे चलूंगा, नहीं तो आप ना जवाब दे, रुक जाए आप। मैंने उस पे आपको जवाब दे दिया है, आप बोले मैंने उस पे आपको जवाब दे दिया है कि आपका ये जुडिशियल कमीशन नहीं है, ना कोई अदालत है, ये एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। अगर इनके पास सबूत हैं, ही शुड गो टू लाहौर हाई कोर्ट टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द सबूत। आप इसका तो जवाब तारड़ को जो मर्जी दीजिएगा, आप सवाल सुन लें। जो रिपोर्ट पब्लिश्ड है उसके मुताबिक मलिक साहब आपने मुझे बोलना नहीं दिया, बोलने नहीं दिया पूरा, तो आपने कुछ सवालात और उठाए थे। आप अली की प्रोड्यूसर साहब आवाज बंद करिए काइंडली, ताकि मेरा सवाल सुन लें। इनकी आवाज बंद करिए ताकि मेरा सवाल सुन लें, क्योंकि ही इज नॉट आई थिंक इंटरेस्टेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब तारड़ साहब रुक जाइए, आप भी मुझे इनको सवाल दोहरा लेने दें। ये सवाल, ये रिपोर्ट कह रही है जी कि अबू धाबी ग्रुप्स ताउन हाई राइज प्रोजेक्ट ऑन फिरोजपुर रोड एंड द प्रपोज वॉल्टन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, ये इसके ऊपर एलिगेशन है अली जो ये लगा रहे हैं। अब आप जो आप इसका देना है तो दे दें, इट्स अप टू यू नाउ अली। जी मलिक साहब, देखें इसका जवाब मैं दोबारा वही आपको दोहरा देता हूँ कि हुकूमत अगर कोई काम कर रही है प्राइवेटाइजेशन की, तो वो लॉ के मुताबिक होगा। अगर उसमें कोई इलीगैलिटी किसी को लगती है तो एक पॉलिटिकल पॉइंट आपने आज रेस किया है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि सबूत हैं, तो मैंने आपके प्रोग्राम तारड़ साहब के और हमारे उस्मान डार साहब के 1-2 प्रोग्राम देखे थे जो ये सबूत लेके काउंटर एलिगेशन वगैरह लेके आ जाते थे। दैट इज़ नॉट द वे। इफ़ तारड़ साहब इज़ सीरियस, अगर वही समझते हैं कि सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम नहीं लगाना और उनके पास सबूत हैं, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी इखलाकी करप्शन होगी अगर सुबह ये लाहौर हाई कोर्ट जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब को पार्टी नहीं करते और पिटिशन नहीं डालते। लेकिन एक सवाल बग़ैर जवाब लिए अगर आप चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ हमारे साथ ज़्यादती है कि आपने एक सवाल उठाया। देखिए, मेरा काम यहाँ जुल्फी बुखारी साहब का, ना मैं वकील हूँ ना मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 2 नुक्ते आपके सामने रख देता हूँ। अगर वो 2 नुक्ते पूरे होते हैं तो मैं समझता हूँ फिर उन्हें बाहर जाके गलती की है। नंबर 1, क्या किसी अदालत से वो मतलूब हैं, अदालत में उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, अदालत ने उनको कल या परसों या इस महीने किसी पेशी पे बुलाया है, या वो ऑलरेडी ECL में हैं? क्या वो एक आज़ाद पाकिस्तानी हैं फ़िलहाल? उनका नाम ब्लैक लिस्ट में तो नहीं, ECL में अगर नहीं है तो वो जा सकते हैं, अगर हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए था। और दूसरी चीज़, एक बात आज की गुफ्तगू से साबित हुई तारड़ साहब की कि जिस पे कोई बड़ा केस हो तो उसको मुल्क से फरार नहीं होना चाहिए। तो जुल्फी साहब को तो अभी अदालत को मतलूब नहीं है, इनके लीडर मियाँ साहब को लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला रही है और वहाँ से मफरूर हैं, तो इसका मतलब है इनकी अपनी मंतक के मुताबिक मियाँ साहब तो फिर बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं मुल्क को वापस ना आके अदालत में, या फिर ये जाके पेश क्यों नहीं होते अदालत में? अदालत तो इनकी किसी पेशी पे कोई आर्गूमेंट सुनने को तैयार नहीं है, वो तो मफरूर डिक्लेयर कर चुकी है। कोशिश कर रहा हूँ जुल्फी हमारा नंबर उठा लें, हम उनसे रद्द-ए-अमल भी ले लें, लेकिन तारड़ साहब आप इनका जो चैलेंज है कि कल सुबह आप कोर्ट में जाइए और वहाँ ये सबूत जमा करवाइए। आप ये जो पब्लिश रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो सुबह अदालत में लेके जाइए। पहली बात तो ये है लॉ का बैकग्राउंड है, मगर इनको ये नहीं पता कि हाई कोर्ट में नहीं जाया जाता, हाई कोर्ट में सिर्फ रिट जुरिस्डिक्शन के तहत जाया जाता है। कोई तहकीकाती इदारा, FIA, NAB, एंटी करप्शन, पुलिस, उसकी FIR के तहत आप कोर्टों में जाते हैं, ट्रायल कोर्टों में। पनामा किस तरह हुआ था? पनामा इस तरह हुआ था कि हमने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने, और उनकी जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की थी वॉलंटरीली। मैं अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, को पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने और नदीम मलिक साहब और पलवशा खान साहिबा को गवाह बना के ये चैलेंज करता हूँ, सिर्फ रिंग रोड के मामले पे एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को लिखें, मैं मुद्दई बनूंगा अपनी पार्टी की तरफ से।
इमरान खान साहब आज लेटर लिखें और कहें कि रिंग रोड की शफाफ और अच्छे तरीके से तहकीकात की जाएं। मैं मुद्दई बनता हूं, मैं जाता हूं कोर्ट के अंदर, बोलें लेटर लिखेंगे आप? क़यामत का दिन आ जाएगा नदीम मलिक साहब, ये कभी लेटर नहीं लिखेंगे। इन्होंने डाका डाला हुआ है, इन्होंने चोरी की हुई है। और जहां तक सवाल है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, ये कोई स्टेज शो तो है नहीं। एक आखिरी बात सुन लें, लाहौर का कोई नवाज स्टेज शरीफ ड्रामा साहब है को इन्होंने बाहर भेजा, सुल्तान राय की तरह बढ़के मारेंगे। वैसे मैंने बड़े वकला को सुना है, देखा है, लेकिन बढ़के मारते हुए वकला को मैंने नहीं देखा। नहीं, बढ़के नहीं है, बढ़के ना मारे। अब आपने सवाल किया तो जवाब सुन लें। सुल्तान भाई मेरे उस वक्त आप स्क्रीन पे ही नहीं थे जब पनामा केस था, आप तो अदालत में नजर ही नहीं आते थे। आप गंदी जुगतों पे आ जाते हैं, आपके पास जब जवाब ना हो। आपने सवाल किया है ना तो जवाब सुन लेना। आप सुप्रीम कोर्ट सुल्तान राय ना बने ना, वकील आपको ये जुगत लग रही है। वकील की बात में वजन होना चाहिए, आवाज में गूंज नहीं। पाकिस्तानी अवाम के टैक्स का पैसा जो चला गया, आपका ख्याल है ये बढ़क है? ताड़ साहब, चीखने की जरूरत नहीं है, वकील को चीखने की जरूरत नहीं होती। वकील अपनी दलाल में वजन पैदा करता है। अगर आपकी इजाजत तो आपने एक सवाल किया है तो जवाब देने की इजाजत दे दें। आप अगर ताने कसेंगे तो ले लेना, अली से जवाब ले बड़ी बात है कि शोर ना मचाएं, ना रुक जाए, अब शोर ना मचाएं। आपने सवाल किया, जवाब मेरे से ले लें। फिर पलचा से भी पूछते हैं। क्या बात हुई? अली, सुल्तान राय क्या होता है? इनकी जरा बंद करें ना आवाज। अली साहब, नंबर आपको 10/10 मिल गए हैं। कोर्ट में जाएंगे रिंग रोड वाली बीबी दे देंगी नंबर आपको। अली साहब, अच्छा सुन लें। अली साहब जवाब दे दें। अली रिंग रोड पे कोर्ट को लिखेंगे मेरी बात जुडिशल कमीशन के लिए। सर मेरी बात सुन लेना, आप जवाब सुन लेना। आप रिलैक्स हो, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? पनामा का हवाला दिया शरीफ फैमिली के वकील साहब ने। अली भाई की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं इनको रिंग रोड का जवाब दे दें। पार्लियामेंटेरियन तो बात कर नहीं रहे, उनके वकील हैं तो उसी तरह एड्रेस करूंगा ना भाई मेरे। एक पनामा का उन्होंने हवाला दिया और एक रिंग रोड का। पनामा केस जब आया, मियां नवाज शरीफ साहब सुम्मुम बुकमुन, FIA उन्हीं के नीचे था, वही FIA जिसको इमरान खान साहब ने टास्क दिया। सारे तहकीकाती इदारे मियां साहब को जवाब दे थे, टस से मच ना हुए। सर आप रिंग रोड का जवाब दे दें तो मैं पलशाह की तरफ आऊंगा। इस तरह बात बहुत कौमी असेंबली में, अब पूरा सुन लें, जिस दिन कौमी असेंबली में खड़े हुए कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, ये नाचीज, ये गुनाहगार उस वक्त उस ऐवान में मौजूद था और मेरी आंखों के सामने उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात की, उनके वकला ने सब ने की कि वो सियासी बयान था। इसके बाद कोई इखलाकी जवाब आपका रह जाता है कि सवाल करने का, लेकिन चले फिर भी, चूंकि आप पाकिस्तानी तो हैं, बावजूद इसके कि शरीफ फैमिली के वकील हैं, लेकिन पाकिस्तानी भी हैं, आपका हक है कि अपने वजीर आजम से सवाल करें। तो आपके वजीर आजम ने आप ही के मुल्क के टॉप के इदारों को कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और आपके चीनी के मामले की भी इन्वेस्टिगेशन करें और आपके उन तमाम मामलात की जिसमें आप लोगों के दौर से यहाँ पे माफिया बैठा। मेरे मुल्क के वज़ीर आज़म में जब अपोजिशन लीडर थे, इखलाक की जरूरत थी कि जब उन पे सवाल उठा तो जाके सुप्रीम कोर्ट में 7-8 महीने अपना जवाब दिया और आपके लीडर मुल्क से फरार हो गए। कोई मुकाबला ही नहीं है मियां नवाज शरीफ और इमरान खान साहब में। एक मुल्क से फरारी है और एक अदालतों को सबमिट करने वाला आदमी है। ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जुल्फ़ी बुखारी से प्रोग्राम के दौरान, ये ब्रेक के दौरान रब्ता कायम किया कि हम उनका बीपर ले सकें, तो उनका जो जवाब है वो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने आगे से हंसते हुए उसको जवाब दिया है कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ आया था और दोबारा फ़्लाइट लेके आज रात पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, तो आई होप कि ही इज़ गोइंग टू बी बैक हियर एंड देयर इज़ नो करप्शन चार्ज ऑन मी, और मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। आई एम मीटिंग हियर, मैं इस वक्त मीटिंग में मसरूफ़ हूँ इसलिए आपके साथ फ़ोन पे शामिल नहीं हो सकता। माई नेम हैज़ नॉट कम इन द रिपोर्ट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन, ये जुल्फ़ी का रिप्लाई है। और आई रिज़ाइन टू सेट अप अ स्टैंडर्ड एंड टू प्रूव दैट आई एम हेयर एंड नॉट गोइंग एनीवेयर। उन्होंने कहा कि मैं यहीं हूँ, यहीं रहूँगा और कहीं भाग के पाकिस्तान से नहीं जाऊँगा। तो ये तारड़ साहब के कंसर्न जो थे उसको एड्रेस कर रहे हैं। आपकी तरफ पलश आ रहा हूँ क्योंकि ये आपस में दोनों मैच डाल लेते हैं, बात आगे नहीं चलने दे रहे। इशू हमने महंगाई, बेरोज़गारी और लोगों की हालत ज़ार से शुरू किया था, और वो सर्वे जिसका आपने हवाला दिया कि 38% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे हालात से मुश्किल हो गया। यार आपका फोन सिर्फ जुल्फी साहब को मिलता है। पलशा देखिए जी, बात दरअसल ये है कि ये मामला जो हैं
ये अफसोसनाक बात होती है कि जो भी इस जगह पे बैठता है, जहाँ कोई भी वज़ीर आज़म बैठता है, उसको मलिक ऐसे ही साहब लगता मेरे है सवालों बहुत का सख्त जवाब है। नहीं दिया आपने। मैं पलूशा से जवाब ले लूं। अली साहब, आपने आज बहुत टाइम लिया, प्रोग्राम आगे बाकी तीसरे गेस्ट का भी हक हासिल है। नहीं, सिंपल सा मेरा बड़ा मासूमाना सवाल है। आपने जुल्फ़ी बुखारी पे सवाल उठाया, उन्होंने आपके सवाल का जवाब दिया कि मैं आज रात आ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मफरूर लोग और भी हैं, इनकी जमात के हैं, हमारा तो जुल्फ़ी मफरूर नहीं है। ये मियाँ साहब को मिला लें, सलमान साहब को मिला लें, हसन साहब को मिला लें, हुसैन साहब को मिला लें, सरदार साहब को मिला लें चले जाते हैं, पूछ ले वेदर दे कमिंग बैक। आप अली साहब के साथ 1-on-1 कर लें। ये बड़ा शौक है ना ये तारड़ साहब को, लोगों को मुल्क वापस बुलाने का। जरा अपनी लीडरशिप से पूछ लेना, 1-on-1 कर लें, कोई इशू नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है। कब आ रहे हैं वापस? आज अली भाई थोड़ा सा चिढ़ गए हैं, मेरा ख्याल है कोई मैंने इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया, चिढ़ गए हैं। नवाज शरीफ को अगर पाकिस्तान में सियासत करनी है ना जी, तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल उसको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। वो चार्जेस ऊपर उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आए अदालत के सामने रखें, इसमें दो राय नहीं हो सकती। पलूशा आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, या पाकिस्तान में एक दूसरे से कुश्ती करने के लिए बात है कि इस मामले में एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का केस जो फॉरेन फंडिंग केस है, वो इस वक्त भी जो है उस पर कई पर्दे पड़े हुए हैं। लिहाजा सबसे पहले तो जो एक होना चाहिए मीज़ान जिसमें हम शफाफियत देखें, वो इनको इस पे से स्टेज उठाने चाहिए और इसके जो जवाबात हैं वो देने चाहिए, क्योंकि ये ज़ाहिर है इनकी एक बड़ा इनकी पार्टी का केस है और इनकी पार्टी पर इस पे संगीन इल्ज़ामात हैं। अभी अली जिस चीज़ के ऊपर बहुत उनका इसरार है, मेरे ख्याल में आप भी उसको एड्रेस कर सकती हैं। अगर सियासत में रहना हो तो सियासत में रहते हुए आपको अदालत का भी सामना करना चाहिए, बिल्कुल, जवाब भी देने चाहिए और मुल्क के अंदर भी आना चाहिए। जद्दा में जाना बैड पॉलिटिक्स ही मुशर्रफ के वक्त, और अब लंदन में रहना भी बैड पॉलिटिक्स है। लेकिन पहले पलूशा से जवाब अली, रुकिएगा। ये सही कह रहे हैं अली के अदालतें असूलन हमें, मलिक साहब मैं चेक करता हूं, मेरे पास मियां साहब का नंबर नहीं है, लेकिन इस मुल्क में अदालतें लगाने का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में, टॉक शोज में रिवाज जो है वो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने डाला है। जो इल्ज़ामात की भरमार उनकी तरफ से होती थी वो भी तो कोई किसी अदालत में जाकर नहीं लगाते थे, वो भी तो इसी तरीके से जो किसी ने कान में कह दिया, उन्होंने जलसे पे कहा, कंटेनर में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे कहा, हर जगह कहा, हर टॉक शो में कहा। लिहाजा ये अफसोसनाक है और जब तक साबित नहीं होता हम उसको लेकर, और शायद अली साहब तो नहीं करते लेकिन इनके बहुत से और कॉलीग्स हैं जो कि क्या नहीं कह जाते, डाकू हैं, चोर हैं, करप्ट हैं। बात यह है कि हम सब अगर तारड़ साहब को वकील कहते हैं तो मैं भी ये बात मानती हूँ कि हम अभी इस वक्त अपनी पार्टी की वकालत कर रहे हैं, अपने लीडर्स की वकालत करने आए हैं। हम इसीलिए बैठे हैं, हम पार्टी के नुमाइंदे हैं, असल में अपनी अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं। जब आप पे कोई इल्ज़ाम आप पूछते हैं तो हम वकालत करते हैं, ये हमारा मतलब काम भी है और हम करते भी, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये रिवाज जो है इसको डिनाउंस करना है तो सबसे पहले ये अपने अंदर से करना चाहिए। सबसे पहले ये आप कीजिए, आप हुकूमत में बैठे हैं आपके, लेकिन तमाम तर कॉलीग्स जो हैं उनका शुरू चोरी से होता है और एंड डाकू पे होता है, और फिर उसके जवाब में जाहिर है। तारिर साहब अब आप जवाब दे दें, मियाँ साहब कब आएंगे? देखिए, जो अल्फाज के चुनाव में एहतियात नहीं करते, मैं उनके किसी के हक में नहीं हूँ, बेइज्जती किसी के नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंसाफ की बात यह है कि आपके प्रोग्राम में जुल्फी बुखारी को कॉल की गई, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं, तो मेरा हक बनता है कि मैं डिमांड करूं कि मियां साहब को भी कॉल करें और उनको पूछे कि वो कब आ रहे हैं। अब तारड़ साहब अगर इंसाफ पसंद है, वकील तो इंसाफ पसंद होता है, अपने वकील भाई की बात के साथ खड़े। अली साहब किसी का जवाब सुनेंगे तो प्रोग्राम आगे चलेगा। पता नहीं आज आप इतना गुस्सा क्यों खा रहे हैं? अली साहब हो गई, थोड़ी जवाब सुन लें, 2 मिनट और तकरीर कर लें अगर आपने करनी है। आपका मैं मलिक साहब बोलूं, इजाजत है? सर प्लीज सर, इनको मियां नवाज शरीफ का नंबर दे दें, मलिक साहब के पास नहीं है, पूछना है कि वो कब आ रहे हैं। आप मुझे इजाजत दे देना, मैं बोल लूं, या आप मुझे नंबर दे दें तो मैं मिला के पूछ लेता हूं, अगर आप वैसे नहीं प्रोग्राम आगे जाएगा। या मैं खामोश रहूं, आप जिस तरह कहते हैं। मलिक साहब का नंबर नहीं है, 3 बार के वज़ीर आज़म का नंबर नहीं है। आपका सवाल सुन लिया। देखिए बात ये है बिल्कुल बचगाना हरकतों पे उतर आए हैं। वजीर कहीं से नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है कि इन्हें पेशावर की किसी गली से पकड़ के लाके आपने यहाँ पे बिठा दिया, वहाँ पे गुल्ली डंडा खेल रहे थे चंद घंटों पहले। बात तो सुन लेना भाई, वजीरों को जरा हौसला रखो थोड़ा सा। क्या हो गया है? बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हो। बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है आपकी। बात ये है, बहुत अच्छी हुई है, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, कभी गरूर नहीं किया मैंने। यार क्या हो गया? क्यों कर रहे हो इस तरह? क्या हो गया? क्या हो गया आज?
आप अच्छे खासे मौजूद आदमी हो, क्या हो गया आज आपको? मैंने कोई दुखती रग पे हाथ रख दिया है? मैंने क्या कर दिया ऐसा कि आपकी ज़बान ही नहीं जा रही वापस? मियां साहब का कोई प्लान नहीं है आने का? मियां साहब का नंबर में वापस आना चाहिए। आप तो सर्वेंट ऑफ द कोर्ट हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। मैं क्या आपने मियां साहब को क्या देना है? क्या देना है भाई? क्या देना है मियां साहब को? मैं केसेस की तरफ आ जाता हूँ। क्यों ऑब्सेस्ड है आपकी पूरी पार्टी मियां साहब से? क्या ऑब्सेशन है आपको? क्या अदालत कोई नहीं बुला रही? ये वही अदालत है ना जिसने फैसल वाडा के केस में 2 साल इत्तफाक का शिकार किया? वही अदालत की बात कर रहे हैं आप। करप्शन केसेस का जवाब देना चाहती हैं। मैं देखें बात ये है आज अली मोहम्मद खान साहब को गुस्सा चढ़ा हुआ है। आप बोल रहे थे, आपकी आवाज में तारड़ की आवाज लगी, इन्होंने 4 दफा कहा कि मुझे बोलने दो, मत बोलो। वो गुस्सा इनका अभी तक ठंडा नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूँ ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हुए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हुए हैं। और हाँ, एक बात आपने आप बिल्कुल एक बात आपने बड़ी सच्ची की है। मैं वाकई पेशावर की गलियों से आया हूँ, मुझे फख्र है कि मैं पेशावर की गलियों से आया हूँ। शुक्र है मैं किसी करप्शन की गली से नहीं आया। मैं पेशावर की गलियों में बड़ा हुआ हूँ, मुझे उस पे फख्र है भाई। आवारागर्दी के वाले से बात की थी, मुल्क में दफन होते हैं, मुल्क के वाले से बात में कमाते हैं, मुल्क में लगाते हैं, के वाले से बात नहीं है, करप्शन नहीं करते, अदालतों को धोखे नहीं देते। ये नहीं कहते कि हुजूर ये है वो जरा है। कभी ना इमरान खान ने कहा, मैं कहूंगा आपने अगर लॉजिक पे आपका लीडर पाकिस्तान की तारीख का सबसे करप्ट लीडर है। कैसे सवाल पूछूंगा और आप कैसे जवाब देंगे? अगर इसी तरीके से आप लोग कुछ करेंगे एलएनजी तो फिर तो कोई सवाल जवाब प्रोग्राम में नहीं हो सकेगा। आप जो मर्जी कह लें, नवाज शरीफ को कमिंग बैक फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन टू द स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान, स्कैंडल आए हैं, आ जाए उन गलियों में जिन्होंने आपको वज़ीर आज़म बनाया था। इतना लूट एंड आप शर्म महसूस ना करें, लीडर को बुला लें, गवाल मंडी बुलाएं उनको कहें यही गवाल मंडी है जहां से आप वज़ीर आज़म बने थे। ना डरे, सरकार आपकी सरकार है। दोनों से माजरत के साथ मैं परीक्षा के साथ प्रोग्राम कंक्लूड कर लूंगा। आप दोनों से माजरत चाहता हूं, लेकिन ये देखने वाला नहीं मिलेगा। प्रोड्यूसर साहब माइक दोनों के ब्लॉक करिए, आप दोनों के माइक रोकें। पलविशा मैं आपसे प्रोग्राम कंक्लूड कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक ये नहीं था कि मैं ऑन एयर मैच दिखाऊंगा। माजरत चाहता हूँ अगर देखने वालों को नागवार गुजरा हो। लीडर को वापस आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टॉपिक आज महंगाई, बेरोजगारी, लोगों की हालत ज़ार थी, किस तरफ और तरफ निकल गया। उसी पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप दे दें। देखिए, हालात वो नहीं है जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सोच के बैठे हुए हैं, और इसी तरह की सोच जो है वो शाह ऑफ ईरान की भी थी। जब वो अपने जहाज़ में देखता था तो नीचे से लोग जो है वो लानत का इशारा करते थे, वो कहता था कि ये मुझे सलाम कर रहे हैं। मुशर्रफ साहब ने भी, आपको याद होगा, आप भी रिपोर्टिंग करते थे, एंकर थे आप उस वक़्त, मुशर्रफ साहब ने भी जब वकीलों की एजिटेशन शुरू हुई थी तो कहा था कि मैं जब खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे तो सिर्फ चंद काले कोट नजर आते हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अलाव पक रहा था। खुद वहाँ सड़क पे जाके खड़े रिपोर्ट कर रहे होते थे और वो किसी और ही ख्याल में थे, और वो किसी और ख्याल में थे। और उनके जो हमनवा थे वो कहते थे हम इन्हें कई दफ़ा वर्दी में जो है इलेक्ट करवाएंगे। इसी तरह की बातें इनके लोग भी करते हैं, हम अगले 5 साल भी लेंगे, हालांकि उन्हें अगले 5 दिनों का इल्म नहीं कि क्या होगा। और ये मैं आपको बताऊं कि भूखे इंसान को और ऐसे इंसान को जो जिस हालात में आज हमारे आम आवाम है, उनके पास खोने को सिर्फ ये जो तौक और जंजीरें उनके गले में है, उनके अलावा कुछ भी नहीं। और जिसके बच्चे उसके सामने भूख से बिलबिला रहे हों, जो पिछले हफ्ते मुल्तान में अभी एक माँ बाप ने अपने बच्चों को जहर दिया और बाप ने फिर खुद भी खा लिया, और माँ पुलिस की तहवील में ये इकरार कर चुकी है। इससे वज़ीर आज़म साहब की आंखें खुलनी चाहिए। पलविशा खान और मेरे बाकी दोनों मेहमान अली और तारड़ साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।